बताना चाहता हूं कि जब हमने सत्ता संभाली और मंत्रिमंडल के रूप में हमारे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद सबसे पहले हमारी सरकार ने जो वादा अपने सरकारी कर्मचारियों से किया था कि उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। हमने पहली ही कैबिनेट में तकरीबन 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। उसका क्या असर हुआ? हमें यह पता था कि जैसे ही हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, 1600 करोड़ रुपए की जो एडिशनल बोरिंग सरकार के पास पिछली जयराम सरकार को मिलती रही कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम ना देने के कारण उनको मिलती रही, उन्होंने पहले ही हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उन्होंने 1600 करोड़ रुपया हमारे काट दिए। हमने उस चुनौती का भी सामना किया और जब हमने आर्थिक लेखा जोखा मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे सामने रखा तो कहा कि इस प्रदेश का जो धन है वो सरकार का धन नहीं होता है। हम सरकारें तो 5 साल के लिए आती है, 5 साल के लिए चली जाती है, मुख्यमंत्री मंत्री 5 साल के लिए बनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो आपका धन होता है, जो आपके काम में आना चाहिए, उस धन को बुरी तरह लुटा दिया गया। मैं ये कह सकता हूं, जो गरीब आदमी के पास पैसा जाना चाहिए था, जो आम आदमी के पास पैसा जाना चाहिए था, जो किसान के पास पैसा जाना चाहिए था, कर्मचारियों और अधिकारियों के पास उनके डीए की जो किस्तें मिलनी चाहिए थी, वो सब राजनीतिक लाभ के लिए लुटा दी गई। कई बार मुझे दुख होता है कि जो सत्ता की कुर्सी में होते हैं वो इस प्रकार कार्य करते हैं कि हम तो अब बन गए, अब जो सरकार के पास उसको बांटते जाओ। किनको बांटना होता है? जिस पर उस जनता का अधिकार है। वो जनता कौन है? जो 75 लाख में 60 लाख जनता जो गांव में निवास करती है, किसान से जुड़ी है, बागबानी से जुड़ी है, आम लोगों से जुड़ी है, उस जनता के पास संपदा का पैसा जाना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीनें दे दी गई और जमीन की कीमत देखिए, 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी गई कि इसने उद्योग लगाने हैं। ऐसे उद्योगों का फायदा क्या? जहां 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर 1 बीघा जमीन की कीमत नापी जाए तो तकरीबन 5,000 रुपया बनती है। और कौन से क्षेत्रों में दी गई? बद्दी वाले क्षेत्र में, जहां जमीन की कीमत 1 बीघा की कम से कम 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए होगी। यही नहीं, जो बिजली पैदा होती है 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उनको इंडस्ट्री के लिए बिजली देगी। हमारे पास क्या मिलता है उसको देने के बाद? पहले जब वैट था, एक्साइज थी, तो हमारे पास 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया आता था, तब उनको देते तो अच्छा होता। आज क्या मिल रहा है? आज जीएसटी लगने के बाद हमें सिर्फ पूरे बद्दी के एरिया में जो फार्मा का एशिया का सबसे बड़ा हब है, सिर्फ 150 से 200 करोड़ रुपया जीएसटी के तौर पर मिल रहा है, जहां पहले 3 से 4 से 5,000 करोड़ रुपया आता था। उन लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन दे दी। यहां पट्टे नहीं दे सके वो जो इतने सालों से बैठे हुए थे, उनके लिए कोई सोच नहीं रखी। उसके लिए कोई अगर सोच रखी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रखी, हमारे राजस्व मंत्री और हमारी सरकार ने रखी। मैं बात सुनता हूं जब ये कहते हैं कि हमने मेडिकल डिवाइस पार्क लिया। आप बताइए, मेडिकल डिवाइस पार्क 1500 बीघे जगह जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपया है, इंडस्ट्रीज के नाम पर सिर्फ 23 लाख रुपए की लीज पर दे दी गई। और यही नहीं, कहा कि जो यहां उद्योग लगाएगा उसे 3 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी, 10 साल तक पानी मुफ्त मिलेगा और उनके जो सामान बनेंगे उसके स्टोर को भी 10 साल हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, बिना सोचे समझे, जो जनता के अधिकार और जनता की नीतिगत विचारधारा को सोचे बगैर उन्होंने अपनी संपदा को लुटा दिया। हमारी सरकार ने फैसला किया। हमने कहा ये 500 करोड़ रुपए की जगह 23 लाख में हम, चाहे केंद्र सरकार हमें 100 करोड़ रुपया दे रही है, हमने वो वापस करेंगे। इस 500 करोड़ की जगह में हम अपने आप अपने संस्थान बनाएंगे और अपने युवा लोगों को रोजगार देंगे। जिस प्रदेश की आर्थिक स्थिति
ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, अपना कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। उस विषम परिस्थिति में हमें सत्ता मिली, हम उस चुनौती का सामना करते रहे, हम उससे घबराए नहीं। हमने बोला कि जो चुनौती है उसका हम सामना करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को 6 पे कमीशन दे दिया गया, चुनावों से पहले फटाफट घोषणा कर दी गई और 10,000 करोड़ रुपए का एरियर कहा अगर सत्ता में आएंगे हम तो डबल इंजन की सरकार है, आगे 3-4 साल और झूठ बोलकर चला लेंगे और हम पर छोड़कर चलेंगे। हमने कहा हम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का एरियर भी देंगे, लेकिन इस व्यवस्था को बदलना होगा। ये जो भ्रष्ट व्यवस्था चली आई है उसमें हमने बदलाव के दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। उसका परिणाम क्या हुआ? 3,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से, आपको पता नहीं लगता है कि आपकी जेब से निकाला जा रहा है, लेकिन जो हम अर्थशास्त्र के रूप में उसको देखते हैं तो आपकी जेब से ही पैसा निकला है। वो 3,000 करोड़ भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया जाता था, लुटा दिया जाता था, हमारी सरकार ने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को बंद किया और 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। आर्थिक आपदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश के इतिहास में हमारी प्राकृतिक आपदा आई। प्रदेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी भयंकर आपदा आएगी। 650 लोग मौत का शिकार हुए, हमें छोड़कर चले गए। तकरीबन 23,000 घर हिमाचल प्रदेश के 23,000 घर हिमाचल प्रदेश के या तो पूर्णतः नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। 7 जुलाई 2023 को कुल्लू में इतनी भयंकर आपदा आई, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में था। पूरा मंत्रिमंडल और हम सब लोग वहां पहुंचे, कुल्लू पहुंचे। ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पीने का पानी था। ऐसी भयंकर आपदा हमारे जीवन काल में हमने कभी नहीं देखी। पूरी मंत्रिमंडल के सदस्य वहां जाकर बैठ के ले रहे थे और आप देखिए 75,000 पर्यटक देश विदेश के फंसे हुए थे। कोई घटना हो जाती, हिमाचल की तरफ पर्यटक रुख ना करते। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिन रात मेहनत की और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 48 घंटे में हमने बिजली वापस लाई और 75,000 पर्यटकों को सही सुरक्षित उनके स्थान पर ले गए। एक आपदा ऐसी आई कि 75,000 पर्यटक जाने के बाद चंद्रताल में 295 पूना, बंबई, मंगलौर, मद्रास के पर्यटक फंसे हुए थे। 4-4 फुट बर्फ गिरी हुई थी और एसपी साहब भी वहां फंसे हुए थे, जो यहां किन्नौर के एसपी साहब है। हमने एयरफोर्स की मदद मांगी, एयरफोर्स ने एक सोटी ली, देश की एयरफोर्स ने एक सोटी ली। कहा लैंडिंग की सुविधा नहीं है, अगर कोई घटना घट जाएगी हम जिम्मेवार नहीं ले सकते। एक सोटी में वो हैंडीकैप्ड लोगों को निकाल कर लाए। अब दूसरी सोटी में उन्होंने जाने से मना कर दिया कि आप इस बारे में बोलिए कि अगर कोई घटना घटेगी उसकी जिम्मेवारी अगर सरकार लेती है। अब क्या करें, जहां देश की एयरफोर्स ने इस प्रकार की बात कही, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उतने में मनाली से मीटिंग करके जगत नेगी जी वापिस आए। मैंने इनको कहा कि ऐसी है, इन्होंने कहा कि हम किन्नौर के लोग हैं, हम बर्फ से लड़ना जानते हैं, मैं वहां जाने की सोचता हूं। मैंने कहा नेगी जी आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है। कहा कोई बात नहीं, मैं सुंदर ठाकुर जी, जगत जी और संजय अवस्थी जी इनको लोसर में उतार कर आए और जब रात के 2 बजे सैटेलाइट से फोन किया कि हम 295 लोग जो 4 दिन से बर्फ के अंदर फंसे थे, खाना पानी बंद होने वाला था, 2 दिन की घटना हो जाती तो कम से कम उसमें से कुछ लोग जिंदा ना बचते। 14 गाड़ियों के साथ रात सुबह जब 4 बजे चले तब हमने सांस ली कि जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी ने 295 लोगों को वहां सही सलामत पहुंचाया। यह सरकार की कटिबद्धता दर्शा रहा हूं कि जहां मंत्रिमंडल के सदस्य अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाने के लिए दौड़े, ये सरकार की नीति थी, ये जगत सिंह नेगी जी का हौसला था। इस प्रकार का सपूत किन्नौर के लोगों ने पैदा किया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? एयरफोर्स मना कर चुकी है और पता है जब कोई घटना होती है तो सरकार पर उंगली उठाई जाती है।
और उस प्राकृतिक आपदा ने सड़कें तोड़ दी। 14 अगस्त को फिर दोबारा आपदा आई। एक ही दिन में आपदा के कारण, लैंडस्लाइड्स के कारण, बाढ़ के कारण 51 लोग हम सबको छोड़कर चले गए। भारत सरकार की टीम आई, केंद्रीय टीम ने सर्वे किया और इनके नेता जो एमपी है बार बार ये कहते हैं कि हमने इतने करोड़ दिए। वो तो आपदा नहीं भी आएगी तो भी एनडीआरएफ का पैसा देना पड़ता है, जो हमारा सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का शेयर है। उसकी किस्त जुलाई में आती है और दिसंबर में आती है, उसका गुणगान कर रहे हैं। केंद्र की टीम आई, केंद्र में तो हमारी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आंकलन किया गया, कहा गया कि 10,000 से करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, जिसको हम कहते हैं कि डिजास्टर के बाद नुकसान की भरपाई करनी है, जिसे पीडीएनए कहते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। कहा गया कि 12,000 करोड़ का हो गया, हम जल्दी ही आपको इसका पैसा देंगे। आज तक उसका एक भी पैसा, आज तक मैं 2-3 बार तो खुद चक्कर मार के मिलकर आ गया हूं कि पीडीएनए का पैसा दीजिए, 10,000 करोड़ नहीं देना तो कुछ तो दीजिए। उन्होंने अभी तक हाँ नहीं भरी है। हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिसमें नेगी जी ने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख बनता है, उसमें 1,30,000 केंद्र सरकार देती है, 20,000 हमारा शेयर होता है। हमने उन परिवारों को बसाने के लिए जिसने पाई पाई जोड़कर अपना एक घर बनाया होता है, उस आपदा राहत को बढ़ाकर 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया। किन्नौर में भी 7 लाख रुपए की उस आपदा राशि को दिया। और जिनको छोटा सा मकान क्षतिग्रस्त होने पर सिर्फ 5,000 रुपया मिलते थे, हमने उसको बढ़ाकर 1 लाख किया, क्योंकि हिमाचल की जनता का पैसा हिमाचल के लोगों के विपदा के समय काम आना चाहिए, ये सोच हमारी थी। इतना ही नहीं, सत्ता की भूख ऐसी कि सत्ता गिराने के लिए राज्यसभा का चुनाव हुआ। इन लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में हमारे कुछ विधायकों को खरीद लिया और खरीदने के बाद राज्यसभा के चुनाव जब हमने हारे तो सरकार को गिराने की कोशिश की गई। जयराम ठाकुर जी रोज बात करते हैं, मीडिया में रहते हैं। सुबह ही 7 बजे गवर्नर साहब के पास चले गए, कहा कि अब मैं मुख्यमंत्री के पद की, हम माइनॉरिटी में हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी 34 थे। मैं हिमाचल की जनता का और देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सरकार बैठी थी। हिमाचल की जनता ने लोकतंत्र की परिभाषा लिखकर रख दी। उन्होंने कहा जो लोग बिके होते हैं, जो राजनीतिक मंडी में बिके होते हैं, हिमाचल की जनता बिकाऊ नहीं है, जो भगवान में विश्वास करती है, ईमानदारी में विश्वास करती है, नैतिकता में विश्वास करती है, और कांग्रेस की को द्वारा से 40 सीटों पर पहुंचा दिया। उसके बाद हमारी सरकार ने दिन रात मेहनत की और आज मैं कह सकता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ रही है। जब हमने कहा कि 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम फैसले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल में रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए, लेकिन हम पर बार बार उंगली उठाते हैं। कभी समोसे की बात कर लेते हैं, कभी किसी और चीज की बात कर लेते हैं। अब हम गांव में गए, वहां हमारे कल्चर है, पहाड़ में किसी ने मुर्गा परोस दिया तो हमने पूछ लिया भैया मुर्गा कोई खाएगा, तो उसकी बात करके नेशनल टीवी पर चला दिया। और यहां भी बेचारे एक हमारे भाई की विमल नेगी की हत्या, उसका भी राजनीतिकरण कर रहे। भाई उसे न्याय मिलना चाहिए। उनके जगन नेगी जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इसको सस्पेंड कीजिए। हमने बिना पूछे उसको सस्पेंड किया, कोई इंक्वायरी नहीं की। मीना को ट्रांसफर कर दीजिए, मीना को ट्रांसफर कर दिया। और हमने कहा हम परिवार के साथ न्याय के लिए खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लग गई। ये परिवार के साथ आज भी हम खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। सीबीआई की इंक्वायरी हुई है, कोर्ट ने ऑर्डर दिए, कोई बात नहीं, पर जो एसआईटी ने भी इंक्वायरी की, उन्होंने भी सही इंक्वायरी की है। कोई किसी को कोई नहीं बचा रहा है। जो भी गलत होगा सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार न्याय में विश्वास करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक के साथ तो न्याय कर रहे हो और दूसरे के साथ जानबूझकर अन्याय हो रहा हो। ये फिर भी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। आज सवाल क्या पैदा होता है कि आपकी जेब से पैसा चुराकर जो इन्होंने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से लुटाया है,
हमारी सरकार उसकी सारी छानबीन कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लूरी, सुन्नी, शोंगटोंग का पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। करचम बांगटू हमारा है, हम इसमें स्पीड अप करें। 20 साल से स्पीड अप नहीं हुआ, ये मंत्री जी के होने के कारण तब काम स्पीड अप हुआ है, तब 2026 या शुरू के 27 में पूरा होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा धौलासिल, लूरी, सुन्नी प्रोजेक्ट हमने एसजेपीएनएल को दे दिए। एसजेपीएनएल में हमारा 27% शेयर है, पर हमको मिलता कुछ नहीं है। हमने कहा क्यों दे दिए कि 12% फ्री रॉयल्टी भी नहीं लेंगे। 12% फ्री रॉयल्टी तब लेंगे जब प्रोजेक्ट फ्री हो जाएंगे। हमने क्या पाया, हमको कुछ नहीं मिला। मैंने स्पष्ट कर दिया कि धौलासिल, सुन्नी, लूरी प्रोजेक्ट अगर वो हमें 12, 18, 30% बिजली फ्री रॉयल्टी देने को तैयार है, हम वो प्रोजेक्ट उनको तब देंगे और 40 साल बाद वो हिमाचल की जनता को वापिस आने चाहिए। अभी तक कोई प्रोजेक्ट 40 साल बाद नहीं आता है। पानी हमारा है, पानी हमारा है, बहता हुआ सोना पानी है। इससे हमारी आत्मनिर्भरता हो सकती है। और हम उस प्रोजेक्टों को, अगर उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी, सरकार उसको टेक ओवर कर लेगी और उनको जो खर्चा किया उसका पूरा पैसा देगी। हमारी सरकार इस प्रकार के फैसले करती है। यही नहीं, आज मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आपको हमने जो कहा कि 1500 रुपया हम देंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि कल्पा की तीनों पंचायतों को नगी जी मुझे कह रहे थे, तीनों ब्लॉकों को आने वाले समय में हम 1500 देंगे। उसकी प्रक्रिया जारी है। ये तो किसान सम्मान निधि के 6000 दे रहे हैं ना, सिर्फ 6000 दे रहे हैं, हम 18,000 रुपया पर महिला देंगे। पहले स्टेज पर हमने क्या किया, पहली स्टेज पर हमने किया जो 1050 और 1150 पेंशन मिलती थी उसको हमने बढ़ाकर 1500 किया, वो हमने किया। ये तो 50-50, 100-100 रुपया बढ़ाकर करते थे। आज 1500 रुपया हर महिला को मिल रहा है जिनको पेंशन लगी है। 59 साल से ऊपर सभी लोगों को, महिलाओं को 1500 रुपया मिल रहा है। वो आपका पैसा है और हम उस वादे को पूरा आने वाले साल में करेंगे। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, कई बार ये नौकरियों की बात करते हैं, मैं नौकरियों का आंकड़ा देना चाहता हूं और कई बार मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया भी तरह तरह के आंकड़े लिख देता है। आप भी लिख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए और प्रिंट मीडिया भी कर लीजिए। इस साल तकरीबन 25,000 भर्तियां होने जा रही है। 2000 वन मित्र भर्ती हो चुके हैं। 961 टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की एडवर्टाइजमेंट निकल गई है। उसमें भी हमने कहा कि राज्य चयन आयोग 2 साल बंद रहा तो उनकी उम्र 45 से बढ़ाकर 47 साल वाला भी उसमें अप्लाई कर सकता है। वो डेट उसकी अभी जारी कर दी गई है। 1000 जेबीटी के पद हम निकालने जा रहे हैं। 1000 पटवारी के पद हम निकालने जा रहे हैं। 6000 एनटीटी की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 7000 आया की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 800 पैरा टीमेट की भर्ती हम करने जा रहे हैं और 3000 हमने बैच वाइज जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की भर्ती कर दी है। इन्होंने पूरे 5 साल में 12,000 भर्तियां की। आप देख रहे होंगे इंटरव्यू हो रहे हैं। 1200 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 700 होम गार्ड भर्ती करने हम जा रहे हैं। अब जितनी और पोस्टें हम सारी भर्ती करने जा रहे हैं। हमने 5 लाख रोजगार के अवसर बोला था, रोजगार के अवसर पैदा किए। किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके लिए हमने दूध का समर्थन मूल्य, किसी देश के किसी प्रदेश में दूध का समर्थन मूल्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां दूध का समर्थन मूल्य 51 रुपए कर दिया गया है और उसके साथ उसको किराए के 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से भी दिया जा रहा है। यानी कि गाय वाला से दूध सरकार 53 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदेगी और उसके गाय के गोबर से जो मक्की पैदा होगी वो 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी और जो गेहूं पैदा होगा वो 60 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सब चीजों की जरूरत है। इसके अलावा जो बच्चे अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने कानून बनाकर उन बच्चों को यह अधिकार दिया
कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर कानूनी अधिकार दिया। क्या है ये कानून? पैदा होने के बाद से बच्चे के माता पिता अगर उसको छोड़कर चले जाते हैं तो 1,000 रुपया उसके अकाउंट में हर महीने जाएगा और 18 साल के बाद 4,000 रुपया हर महीने उसके अकाउंट में जाएगा। उसकी स्कूल की पूरी पढ़ाई का फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। हॉस्टल में रहता है, 18 साल के बाद डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, उसका पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। मेडिकल कॉलेज की फीस 75,000 रुपया है। कई ऐसे बच्चों की मेडिकल कॉलेज की फीस सरकार दे रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस सरकार दे रही है, हॉस्टल की फीस सरकार दे रही है और सर्दी के लिए कपड़ों के लिए अलग पैसे दे रही है, गर्मी के लिए कपड़ों के लिए अलग पैसे दे रही है। ये कहां का पैसा है? ये कोई मेरी जेब से नहीं है, ये आपका पैसा है, जनता का पैसा है जिसमें उनका अधिकार है। ये हमने चोर दरवाजे बंद करके उनको दिया है। इसके अलावा जो बहन विधवा हो जाती है उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत हम अपनी विधवा बहनों के बच्चों को दे रहे हैं। 27 साल तक सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी, हॉस्टल का खर्चा सरकार देगी, जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है। तो ये पैसा आपके, किसने सोचा था विधवा बहन के बच्चा अगर डॉक्टर बनता था, पति की अचानक मृत्यु हो जाए तो वो कभी विधायक के पास जाती थी, कभी किसी के पास लोन उठाकर जाती थी कि मेडिकल कॉलेज की फीस देनी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस देनी है। ये हमारी सरकार संवेदनशील सरकार, ये हमने आप लोगों के लिए सोचा। हम अभी 70 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए घर के दरवाजे तक हम एक नई योजना लेकर जा रहे हैं ताकि बुजुर्गों को घर के दरवाजे तक आपको सम्मान मिले। घर के दरवाजे में आकर डॉक्टर उसको चेक करके जाए कि उसकी सेहत कैसी है। उस योजना पर हमारी सरकार काम कर रही है। आपको डिस्पेंसरी जाने की जरूरत नहीं है। आपके मेडिकल कॉलेजों में क्या हाल है? ये सरकार, मैं बता रहा हूं, पिछले 5 सालों में जिनके पास तकरीबन 1 लाख करोड़ हमारी सरकार से ज्यादा आया है, 16,000 करोड़ तो जीएसटी कंपनसेशन सेस का आया है। आज हॉस्पिटल में यह हाल है कि आईजीएमसी जो है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला का सबसे प्रीमियम हॉस्पिटल है, वहां 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीनें। आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में तो पुरानी बहुत ही होगी, उससे इलाज नहीं होगा। मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची चली गई है। इसलिए हम 2 मेडिकल कॉलेज में हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ताकि हमारे गरीब लोगों को, आम आदमी को इंसाफ मिल सके और इलाज मिल सके। हमने उसके लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए का बजट इस प्रावधान में किया है कि आने वाले समय में सबसे हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी। अब सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें आपका साथ ही है। इन्होंने एक हिमकेयर योजना बनाई। हिमकेयर योजना में क्या किया कि सब प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को लाइसेंस दे दिया कि आप इलाज करेंगे। तकरीबन 250 करोड़ रुपया उनका देना था। जो डॉक्टर नौकरी करना, एमबीबीएस वालों ने हॉस्पिटल खोल दिए और उनके हॉस्पिटल एक ही वर्ष में 4-4 करोड़ रुपए की उनकी देनदारियां होगी। मशीनें नहीं है उनमें, लेकिन देनदारियां सरकार की है। हमने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे हॉस्पिटल हो सकते हैं, लेकिन इसमें हिमकेयर कार्ड की सुविधा नहीं मिलेगी। सिर्फ डायलिसिस की सुविधा के लिए उनको हमने अलाउ किया। अभी भी हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तकरीबन 100-150 करोड़ रुपए की देनदारियां, ये आपका पैसा लुटाया। हमने हिमकेयर कार्ड में ये भी देखा और ये पाया गया कि हिमकेयर कार्ड में जो इनकम टैक्स वाले हैं वो भी उसका फायदा उठा रहे हैं, जिनके जो 50-50 लाख रुपए इनकम टैक्स दे रहे हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया कि साल में 4 बार हिमकेयर कार्ड को बनाया जाएगा और जो अगर कोई भी एक्सीडेंटल केस वाला व्यक्ति जाएगा उसको हिमकेयर कार्ड बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, उसका मुफ्त इलाज करवा दिया जाएगा। और दूसरा, उनको पूरी सुविधा मिलेगी। लेकिन इस पर भी ये बात करते, अरे आपने 800 करोड़ रुपया हिमकेयर कार्ड के लिए खर्च करवा दिया और जब देखा गया तो कई पेशेंट तो बेचारे हिमकेयर कार्ड के बारे में कार्ड बना हुआ उनके नाम से है, एक बार वो दिखाने गए, दूसरी बार दिखाने नहीं गए, लेकिन उस कार्ड पर तकरीबन 2-2 लाख रुपए की दवाइयां इशू हो चुकी है। अभी एक घपला चंडीगढ़ के पीजीआई में पकड़ा गया है, आयुष्मान भारत और इसका, ऐसा ही घपला हिमाचल प्रदेश में भी अभी सामने आने वाला है। ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। गरीब को, आम आदमी को, उसको हिमकेयर कार्ड का लाभ मिलना चाहिए।
लेकिन क्या ऐसे लोगों को जो इनकम टैक्स देते हैं, लाखों रुपया इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो हिमकेयर का कार्ड, उनकी सुविधा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? उन्हें तो खुद ही इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या हमें हिमकेयर कार्ड की सुविधा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हमारी सरकार आप लोगों के लिए हित में हमेशा उचित फैसले करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्कूल खोल दिए गए, और क्या क्या कि स्कूल खोल दो जी, यहाँ हॉस्पिटल खोल दो। पीएससी तो मैं कल यहाँ 10 डिक्लेयर करके चला जाऊं, उस पीएससी डिक्लेयर कर दी, नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर आपके पास आगे, ना वहां डॉक्टर है ना स्टाफ नर्स है, एक क्लास 4th लगाया हुआ पैरासीटामोल दे देता। वो तो आजकल बच्चे अपने ही आप ही देख कर दे देते कि सिर दर्द है तो पैरासीटामोल। ऐसे ऐसे तो इन्होंने संस्थान खोले और स्कूल वहां खोल दिए। एक स्कूल में अगर साइंस के टीचर पूरे थे, उस स्कूल से एक साइंस का टीचर दूसरे स्कूल में भेज दिया और साइंस क्लासेस स्टार्ट कर दी। उस स्कूल का भी बेड़ा गर्क हुआ और दूसरे का भी बेड़ा गर्क किया। क्वालिटी एजुकेशन में आप 21वें स्थान पर पहुंच गए। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, आम स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल में तब पढ़ाई होती थी, तब मास्टर से डर भी लगता था और शिक्षा का स्तर भी की गुणवत्ता भी थी। आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। फिर ऐसा क्या विचार बना कि हम गवर्नमेंट स्कूलों में जाने से कतराने लगे और जो 7 लगता है वाला टाई वाला स्कूल है उसमें जा रहे हैं। हमने उसमें भी परिवर्तन कर दिया, कहा कि पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करेंगे। अगली बार यहां इस क्षेत्र में नेगी जी ने मुझे बताया कि 4 सीबीएसई स्कूल हम अपने खोलने जा रहे हैं। निचार मंडल, पू मंडल और कल्पा मंडल और रिकांगपियो मंडल, 4 सीबीएसई स्कूल अगले साल से आपके यहां से 8 शुरू कर दिए जाएंगे। डे बोर्डिंग स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे। वहां पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और हेल्थ सेक्टर में हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 1000 करोड़ का इलाज हिमाचल प्रदेश के लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर करवाते हैं। क्यों? डॉक्टर हमारे हैं सारे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी सबसे पिछड़ी हुई है। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नेगी जी ने कहा कि वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है। मैं उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो अभी जिसका टेंडर हो चुका है उसके 10 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। उसके साथ एक इंडोर स्टेडियम बनना है जिसमें वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, शूटिंग, ये 3 स्टोरी होगी। उसके लिए मैं इनिशियल स्टेज पर 10 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। अगर ये काम स्पीड अप करेंगे तो जो 28 करोड़ रुपया वो भी हम पूरा आपको इसमें उपलब्ध करवा देंगे। जो डे बोर्डिंग स्कूल बनना है उसके लिए माननीय नेगी जी जो प्रस्ताव देंगे उसके आधार पर हम डे बोर्डिंग स्कूल को बनाएंगे ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका खाना दिन का भोजन होगा, पौष्टिक आहार वो स्कूल में मिलेगा, ताकि वो दिन में खाना खाएं, उसके बाद खेल खेले और लाइब्रेरी में बैठे और शाम को अपने माता पिता के पास जाकर उनसे संस्कार भी सीखे, ताकि उनको माता पिता के साथ रहकर और स्कूल में पढ़कर कैसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है, इस चीज के लिए हमारी सरकार तैयारी कर रही है। ये कोई रातों रात नहीं होने वाला। अगर हम सोचे रहा ये बदलाव चल रहा है, सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा बदलाव ला रही है। इतनी नौकरियां पहले कभी नहीं निकली थी। इसमें आउटसोर्स भी है, रेगुलर भी है, कॉन्ट्रैक्ट पर भी है। कॉन्ट्रैक्ट तो अब खत्म हो चुका है, प्रोबेशन ट्रेनी पर भी है। सारी नौकरियां निकल रही है। अभी यहाँ किन्नौर में एक वेलनेस सेंटर नेगी जी ने स्वीकृत करवाया है, जहां डॉक्टर हो गया, स्टाफ नर्स होगी, बी फार्मेसी होगा, एक जीओआईटी होगा। अभी इसमें और भी कई प्रकार से हेल्थ सेक्टर में हमारी सरकार पैसे खर्च कर रही है। इसके अलावा जो भी आइस स्केटिंग रिंक है ये बहुत अच्छी बात है। इस रिंक को सर्दियों में भी चालू किया जाए। इसके लिए जो पैसा लगना होगा उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा, और इस आशा के साथ कि हम लोग सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मैंने कई बार कहा है, हम उस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं जो काफी सालों से आपके धन को लूट रही है, आपकी संपदा को लूट रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी संपदा जो लूटी जा रही है उसका पता नहीं लगता है, लेकिन आपके जेब से जब पैसा निकलता है और वो दूसरे धन्ना सेठों की जेब में जाता है, उसको रोकने के लिए हम आए। इसलिए हमने बार बार कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो इस व्यवस्था परिवर्तन में आम लोगों को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, युवाओं को रोजगार मिले,
बेरोजगारों को रोजगार मिले, वृद्ध जन जो है, हमारे जो बूढ़े लोग हैं, उनको सम्मान मिले। इसलिए हम 70 साल से ऊपर के लिए एक हेल्थ की योजना लेकर आ रहे हैं, ताकि उनके घर दरवाजे तक कोई बीमारी हो उसका पता लगा सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। ये ठीक है, अभी हमारी विषम आर्थिक परिस्थितियां हैं, लेकिन योजनाएं बनाने में भी समय लगता है, फिर पैसा देने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, 6-8 महीने की बात है, फिर हम तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और मेरा मानना है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बन सकते हैं, हमको कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा अधिकार दे दिए जाए, 4,500 करोड़ रुपया, 9,000 करोड़ रुपया जो एनपीए का आया है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का जो शेयर बनता है, जिसमें उनका आधा शेयर है, आधा सरकार ने दिया, वही वापस नहीं कर रहे। बीबीएमबी से, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से 4300 करोड़ रुपया हमारा एरियर है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया, लेकिन हमारे को अवार्ड ही नहीं दे पा रहे। हमने भी कहा, हमने हरियाणा सरकार को कहा कि आप अड़ंगा अड़ा रहे हैं, अगर किसाऊ पर बांध बनाना है, आपने हमारा पानी लेना है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए कि इस पैसे देने में हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, तब हम किसाऊ पर आपसे बात करेंगे। और हम उनको कहा है, अभी मेरी उनसे मीटिंग होने वाली है, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा कि जो हमारा अधिकार है, हमारे पास पानी ही सबसे बड़ा संपदा है, इस अधिकार को मत रोकिए। ये भी नहीं हमारा दे रहे, पीडीएनए का नहीं दे रहे। अगर यही मिल जाए तो हमारा तो 75 लाख की जनता को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। सबका ये भी दे देंगे, सबको फंड भी दे देंगे और कोई फंड की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये सरकार फेडरल स्ट्रक्चर्स में विश्वास रखती है, पर उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो निश्चित तौर पर हमें कुछ भी करने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से जगत नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डबल इंजन की सरकार जयराम ठाकुर जी की थी, 17 से 22 में सबसे ज्यादा अगर जनता की संपदा को किसी ने लुटाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना दी है, 1000 करोड़ की। आप बताइए, 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाते, अगर इससे अच्छा स्कूल बनाते, बच्चों की पढ़ाई के अच्छे स्कूल बनाते, अच्छे टीचर नियुक्त करते, तो बच्चे अपने आप ही किसी भी हिंदुस्तान के कोने में जाकर अपना रोजगार प्राप्त कर सकते थे। हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाते तो 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीन आईजीएमसी में ना देखनी पड़ती, लेकिन उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, आज खाली पड़ी है। कांगड़ा में बिल्डिंगें खाली है, मंडी में बिल्डिंगें खाली है, हमीरपुर में बिल्डिंगें खाली है, उन्ना में बिल्डिंगें खाली है, शिमला में बिल्डिंगें खाली है। और खाली बिल्डिंगें जहां 50-100 करोड़ रुपया लगा है, ये आपका पैसा है। हमने कहा हम बिल्डिंग वहां बनाएंगे जहां शिक्षा संस्थान में जरूरत होगी और अच्छी क्वालिटी की बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चे उस बिल्डिंग में बैठकर अच्छी पढ़ाई भी कर सके और खुश होकर स्कूल आए। इस प्रकार की प्रक्रिया की सोच हमारी सरकार ने रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं जिन पट्टाधारियों को माननीय जगत सिंह नेगी जी के कारण आज पूरे प्रदेश में एक अभियान चला हुआ है, नेगी जी ने सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का फायदा उठाया कि राजस्व मंत्री है, क्योंकि इन्हीं के अंडर आते हैं ना रेवेन्यू मिनिस्टर। सबसे पहले आपको 500 लोगों को पट्टे दे दिए और दूसरे लोगों को भी देने, मैंने अभी खुद देरा में मेरे ख्याल 90 पट्टे दिए और आज 25 लोगों को और पट्टे दिए। तो ये मंत्री का फायदा होता है। अगर ये हॉर्टिकल्चर ही होते, रेवेन्यू नहीं होते तो पट्टे नहीं मिलने थे। इसलिए पट्टे इसलिए मिले कि राजस्व का सारी कागज, पटवारी, कानून, तहसीलदार, कानून, सबसे बड़ी बात है पढ़े लिखे हैं, लॉ जानते हैं। जो कानून जानता है उन्होंने ही पट्टे दिलाए आपको, और जब ताकत आई उस ताकत का इस्तेमाल आप लोगों की सेवा के लिए किया। ये चीज आपने ध्यान रखी। यही एक ईमानदार और सच्चे सेवक की निशानी जगत सिंह नेगी जी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ कि आप लोग सब लोग आज पट्टे लेंगे और आने वाले समय में आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े होंगे और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं
उसमें सरकार का साथ देंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। वो हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप